हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई के अभ्यास के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने इसके पाठ के भीतर दिए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया था, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या दिया गया है। पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर बताइए। हमें पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिका में अंतर बताना है। ठीक है, देखें तो हमने एक सारणी बनाई है और सारणी के जरिए हम दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। एक तरफ हमने जंतु कोशिका लिखा है, दूसरी तरफ हमने पादप कोशिका लिखा है। पहला बिंदु देखें, जंतु कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। किससे घिरी होती है? प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है। वहीं बात करें पादप कोशिका की, तो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, यानी कि जंतु कोशिका केवल प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है, वही पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर भी सेलुलोज की बनी एक कोशिका भित्ति होती है। दूसरा बिंदु की बात करें, हरित लवक अनुपस्थित होता है। यानी जंतु कोशिकाओं में हरित लवक कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। वही पादप कोशिकाओं में हरित लवक क्या होता है? उपस्थित होता है, क्योंकि हरित लवक के कारण ही पादप की पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तीसरी विशेषता की बात करें, जो रिक्तियां है वो या तो अनुपस्थित होती है या क्या होती है? बहुत ही छोटी होती है। वही हम पादप कोशिका की बात करें तो इसमें जो रिक्तिकाएं पाई जाती है वो बड़ी पाई जाती है। चौथी विशेषता, सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, वही पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। पांचवी विशेषता की बात करें तो जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण उपस्थित होता है, वही पादप कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण अनुपस्थित होता है। छठे बिंदु की बात करें हम तो जंतु कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, वही पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि पादप कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही अपना भोजन बनाती है। अगली विशेषता, जो जंतु कोशिका होती है वो प्राय आकार में कैसी होती है? छोटी होती है, वही पादप कोशिकाएं आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है। तो इस प्रकार हमने जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में अंतर को स्पष्ट कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है? हमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर बताना है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग किस प्रकार है। तो देखें, एक भाग में हमने लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरे भाग में हमने लिखा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। पहली विभिन्नता की बात करें हम तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, वही यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। यानी झिल्ली जो यूकैरियोटिक कोशिका है उनमें जो कोशिका अंग पाए जाते हैं उन कोशिका अंगकों के चारों ओर झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है। दूसरी विशेषता की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र एकल रूप में पाए जाते हैं तथा वे डीएनए अथवा आरएनए के बने होते हैं, वही यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र एक से अधिक पाए जाते हैं तथा वो केवल डीएनए के बने होते हैं। तीसरी विशेषता की बात करें तो केंद्रकाय पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, वही यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक काय पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता जबकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। अगला, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम है वो लगभग 705 प्रकार के होते हैं, वही यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम है वो लगभग 805 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार हमने दोनों कोशिकाओं के बीच में अंतर स्पष्ट कर दिया, यानी कि हमने ये बता दिया कि ये दोनों कोशिकाएं किस प्रकार एक दूसरे से अलग है और उनमें क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? हमें बताना है कि यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो देखें, प्लाज्मा झिल्ली के टूट अथवा फट जाने पर जो कोशिकांग है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे और कोशिका क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो मौजूद कोशिकांग है वो कोशिकांग प्लाज्मा झिल्ली के फटने अथवा टूटने पर बाहर बिखर जाएंगे और ऐसी स्थिति में जो कोशिका है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी।
चौथा प्रश्न देखें, यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। मैं बताना है कि यदि गोल्जी उपकरण कोशिका में मौजूद ना हो तो ऐसी स्थिति में कोशिका के जीवन में क्या होगा। तो इस स्थिति में देखो क्या होगा, जो अंतद्रव्यीय जालिका है जिसे हम ER के नाम से जानते हैं, अंतद्रव्यीय जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। यानी अंतद्रव्यीय जालिका में जिन पदार्थों का निर्माण होता है या जिन पदार्थों का संश्लेषण होता है वो कहाँ पैक किए जाते हैं, गोल्जी उपकरण में, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। कहाँ से, गोल्जी उपकरण की सहायता से। इस कार्य में शामिल क्या है, पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा उन्हें बंद करना। यदि कोशिका में गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो कोशिका का अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, कोशिका का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब गोल्जी उपकरण ना होगा तो इन पदार्थों का ना ही संचयन हो पाएगा, न ही रूपांतरण हो पाएगा और न ही इनको पैक किए जाने की प्रक्रिया होगी। तो ऐसी स्थिति में कोशिका का अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अतः कोशिका के जीवन के लिए गोल्जी उपकरण जरूरी है। अगला प्रश्न देखें, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों। यानी कोशिका के कौन से अंग को कोशिका का बिजली घर अथवा ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो आप सब जानते होंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होकर जो ऊर्जा है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या होती है, मुक्त होती है, और यही मुक्त हुई ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों में क्या होती है, प्रयुक्त या काम में ली जाती है। इस कारण से कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि शरीर के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है, जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी विभिन्न प्रक्रियाएं संपन्न हो रही है उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। इसी कारण इसे कोशिका का बिजली घर अथवा शक्ति ग्रह या फिर ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। ये बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो चिकनी अंतद्रव्यीय जालिका SER में होता है। कहाँ होता है, चिकनी अंतद्रव्यीय जालिका में, जिसे SER के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और हमें बताना है कि यह अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है। तो देखें, अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस, कौन सी प्रक्रिया, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये प्रक्रिया क्या होती है, देखें, अमीबा की प्लेज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कैसी होती है, लचीली होती है, जिसकी सहायता से ये भोजन के कणों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। जब भी भोज्य पदार्थ उसके संपर्क में आता है तो वह उसे चारों ओर से अपने कूटपाद से क्या कर लेता है, घेर लेता है, और यह एक प्याली नुमा संरचना होती है जिसे खाद्य रिक्तिका अथवा खाद्य रसदानी कहा जाता है। यानी कि अमीबा की जो कोशिका झिल्ली होती है वो काफ़ी लचीली होती है, और जब भी कोई भोज्य पदार्थ उसके संपर्क में आता है तो वह अपनी कोशिका झिल्ली के आकार में परिवर्तन कर लेता है और उस भोज्य पदार्थ को चारों ओर से क्या कर लेता है, घेर लेता है। ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप वो उसे अपने और क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। पाचन क्रिया एंजाइम के द्वारा खाद्य रसदानी में होती है। पाचित भोजन निकटवर्ती कोशिका द्रव्य द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा जिनका पाचन नहीं होता वह खाद्य रिक्तिका के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार जो अमीबा है वो अपना भोजन प्राप्त करता है। देखिए, चित्र के जरिए भी हमने समझाया है। ये आपके सामने एक चित्र दिखा गया है जिसमें कूटपादों से भोज्य पदार्थों को घेरना। देखो, ये अमीबा की संरचना आपको दिख रही है, जिसमें जब भी कोई भोज्य पदार्थ, समझ लीजिए भोज्य पदार्थ है, जब भी ये इस कोशिका झिल्ली के संपर्क में आता है तो ये जो अमीबा की कोशिका झिल्ली है वो कैसी होती है, लचीली होती है, और इस कारण से वह इन कूटपादों की सहायता से उस भोजन को अपने अंदर क्या कर लेती है, चारों तरफ से घेर लेती है। ठीक है, और घेरने के बाद ये भोजन को धीरे धीरे अपने अंदर समाहित कर लेती है। ठीक है, और फिर इस भोज्य पदार्थ को या इस खाद्य कणों को, जो खाद्य रसदानी है, वो अपने अंदर समाहित कर लेती है और धीरे धीरे उनका अवशोषण शुरू कर देती है। इस प्रकार जो अमीबा है वो अपना भोजन
साइटोसिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परासरण क्या है? मैं बताना है कि परासरण किसे कहा जाता है। तो किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ये अर्थ नहीं है, ये अर्ध है, ठीक है, गलती से टाइप हो गया, कि किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से यानी उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर भ्रमण करना, ठीक है, क्या करना? भ्रमण करना या विसरण करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। मतलब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवहन करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। आया समझ में? जैसे हमने पढ़ा था, कोशिका झिल्ली के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है वो इसी परासरण या विसरण की प्रक्रिया द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। तो ये आपका परासरण हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। छीले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो। हमें एक प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है? परासरण का। बोल रहा है छीले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो और इन चारों को क्या करो? खोखला करो, जिससे कि आलू के कप बन जाए। इनमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है। ठीक है, आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। आगे अब इन्हें क्या करना है? पहला ऑप्शन, कप ए को खाली रखो। किसको? हमने 4 कप लिए हैं, इसमें से पहले को क्या करना है? खाली रखना है। ठीक है, फिर कप बी में 1 चम्मच क्या डालो? चीनी डालो। ठीक है, तीसरे में कप सी में 1 चम्मच नमक डालो और डी में क्या करना है? उबले आलू से बनाए गए कप डी में 1 चम्मच क्या डालो? चीनी डालो। यानी हमने 4 कप लिए हैं, पहले कप को खाली रखना है, दूसरे में चीनी डालनी है, तीसरे में नमक डालना है और चौथे में जो उबले आलू से हमने जो एक कटोरी नुमा संरचना बनाई है चौथे कप में, उसमें क्या डालना है? 1 चम्मच चीनी डालनी है। ठीक है, अभी हम इसको चित्र भी बना के करेंगे। पहले हमें पूरे प्रश्न को समझ लेते हैं कि आखिर प्रश्न में करना क्या है। ये प्रक्रिया हमने कर ली। आगे क्या करना है? आलू के इन 4 कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात इसका अवलोकन करो और निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है, हमने 4 कप ले लिए और जैसा कहा वैसा कर दिया। अब हमें इन कपों को 2 घंटे तक ऐसा कैसा रखना है, चारों कपों को, और देखना है और उसके बाद निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि कप बी और सी, ठीक है, खाली भाग में जल क्यों एकत्रित हो गया, इसका वर्णन करो। यानी कप बी और सी में हमने जो आलू के 4 प्याले नुमा जो कटोरे लिए थे, कप नुमा संरचना, उनमें जल क्यों एकत्रित हो गया उसका वर्णन करना है। ठीक है, दूसरे में ए आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह बताना है, जिसको हमने खाली रखा था। तीसरा, ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्रित क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करना है। और चौथा है, सॉरी ये 3 ही प्रश्न है, इन तीनों प्रश्नों के हमें क्या देने हैं? जवाब देने हैं। तो पहला है कि बी और सी के खाली भाग में जल एकत्रित क्यों हुआ, वो देखो। तो इसका चित्र हमने ये बनाया है। देखो, पहला जो हमें दिख रहा है, इस ए वाले भाग में हमने आलू के प्याले को खाली रखा है, बी में हमें क्या डाला है? चीनी डाली है, सी में क्या डाला है? नमक डाला है, और चौथे में क्या डाला है? जो उबले हुए आलू से बना कप था उसमें भी हमने चीनी डाली है। तो हमें बताना है कि पहला जो प्रश्न है हमारा कि बी और सी में क्या बोल रहा है, बी और सी में जो खाली भाग है उसमें जल एकत्रित क्यों हुआ है वो हमें बताना है। तो देखें इसका कारण क्या होगा कि परासरण के कारण बी और सी कप में जल क्या हुआ है? एकत्रित हो जाता है। किसके कारण? परासरण की क्रिया के कारण। क्योंकि कच्चे आलू से बने दोनों कप वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य करते हैं, और जल परासरण विधि से खोखले आलुओं के भीतर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बाहर जो कप था उस कप से कहाँ चला जाता है? वो उस जो आलू थे, कच्चे आलू से बने कप, उनके अंदर चला जाता है। यह एक अल्प परासरण दाबी विलयन तथा आलू के कपों के अंदर जाने वाले जल की मात्रा उससे बाहर जाने वाले जल से मात्रा से क्या होगी? अधिक होगी। परंतु कुछ समय बाद इसमें चीनी और नमक डाला जाता है तो पुनः जल आलू के कप के भीतर चला जाता है। ऐसा वही परासरण के कारण होता है। यानी आपको सीधी बात यह समझनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा
परासरण की क्रिया के कारण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कच्चे आलू से बने हुए दोनों कप है वो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य करते हैं। इस कारण से जो जल है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है, परासरण करता है। दूसरा हमने देखा था, दूसरा प्रश्न क्या था कि जो ए कप है वो एक कप इस प्रयोग में महत्वपूर्ण क्यों है, उसका हमें जवाब देना था। तो आलू ए किसका कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य करता है। यह एक मानक स्थिति है जिससे स्थिति बी, सी और डी की तुलना की जाती है। यानी जो ए है, ए यहाँ पर एक मानक स्थिति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यानी इस ए की स्थिति को देखकर हम बी, सी और डी की तुलना कर रहे हैं कि ए की तुलना में इनमें क्या परिवर्तन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। इससे यह इंगित होता है कि आलू कप में जल की गति केवल अंदर से खाली होने पर नहीं हो सकती। ठीक है, यानी इससे यह पता चल रहा है कि जो आलू के बने कप है उनमें जो जल की गति है केवल अंदर से खाली होने पर ही नहीं हो सकती, बल्कि अगर अंदर से वो भरा हुआ है इस स्थिति में भी क्या हो सकती है, परासरण की क्रिया हो सकती है। अगला देखें, अगला था कि आलू के जो कप ए था उस ए में जल एकत्रित नहीं हुआ। उसका कारण क्या था कि आलू कप ए में जल एकत्रित नहीं हुआ क्योंकि आलू के अंदर तथा बाहर, ठीक है, अंदर तथा बाहर, ये बाहर है यहाँ पर, ठीक है, अंदर तथा बाहर जल की सांद्रता में कोई अंतर नहीं था। इसी वजह से आलू ए के कप में जल एकत्रित नहीं हुआ। अतः यह एक कैसी स्थिति है, समपरासरण की स्थिति है, जिसमें अंदर और बाहर दोनों तरह जो जल की सांद्रता है वो समान है। अतः जल का प्रासरण नहीं होगा, क्योंकि जल का प्रासरण तभी होता है जब एक तरफ उच्च सांद्रता हो और एक तरफ निम्न सांद्रता हो। ऐसी स्थिति में जो जल है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवहन करता है। अतः प्रासरण के लिए सांद्रता में अंतर होना आवश्यक होता है, लेकिन पहली स्थिति में ऐसा नहीं है। इस वजह से आलू के कप ए में किसी भी प्रकार का जल एकत्रित नहीं हुआ। ठीक है, वही यहाँ पर जो उबला हुआ आलू है, उबले हुए आलू में क्या स्थिति हो रही है, तो जो कप डी है वो उबले आलू का था जिसमें एक चम्मच क्या थी, चीनी थी। तो उबला होने के कारण यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया है, उबाल दिया है, जिसके कारण आलू कप डी से जल में कोई शुद्ध गति नहीं हो सकी। ठीक है, क्योंकि उबले हुए आलू की कोशिका क्या हो जाती है, मर्त हो जाती है, और इसकी झिल्ली की जो पारगम्यता है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस कारण से आलू के कप ए में और आलू के कप डी में हमें परासरण की क्रिया देखने को नहीं मिली है। आया समझ में? इसका कारण क्या था कि पहले कप में परासरण की क्रिया नहीं हुई, वही कप डी में क्या हुआ कि जब हमने आलू को उबाल दिया तो उसकी कोशिका क्या होगी, मर्त होगी, और मर्त होने के कारण जो झिल्ली की पारगम्यता का जो गुणधर्म था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। इस कारण से जो कप डी था उस कप डी से जल में हमें कोई शुद्ध गति देखने को नहीं मिली। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस प्रकार हमने अध्याय 5 की सभी अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।